कहाँ तक हो गया था बाबू? हमको लगा दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कराई थी, है ना। चलिए आइए दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करके आज चैप्टर खत्म कर देते हैं। एक छोटा सा रिलेशन कम्यूटेशन वाला बचा रह जाएगा, उसके लिए 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा था? क्या कह रहा था जी कि अगर बीटा और गामा कैसे ऑपरेटर है? हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा? हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ये प्रूफ करना है हमको। चलिए प्रूफ नंबर 2 देख लेते हैं। प्रूफ चलिए लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए प्रूफ नंबर 2 लिख लीजिएगा। पहला आपने प्रूफ कर लिया था, कॉपी जरा दिखाना है, देखें कैसे लिखाए थे। ये सब एक ही दिन में ख़त्म करा देना चाहिए। हाँ चलो लो, चलिए प्रूफ नंबर 2 चलो लिखिए इसमें। ये समझ में आ रहा है ना भाई आप लोगों को? लिखिए 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 लेट P is equal to बीटा गामा। लेट P is equal to बीटा गामा। P किसके इक्वल है बेटा? बीटा गामा के। सो दिस implies that इंटीग्रल U स्टार P V dx किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा बेटा, किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल U स्टार बीटा गामा, है ना, V dx के। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं ऐसे? बताइए, लिख सकते हैं भाई ऐसे? चलिए फिर फर्दर इसको था और मॉडिफाई करते हैं। इंटीग्रल U स्टार बीटा, है ना, और यहाँ क्या लिख दिया हमने? गामा V, या इस ब्रैकेट को रहने दीजिए, गामा V dx। यहाँ तक पहले लिखिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए क्या किया हमने भाई? देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी 2 वेव फंक्शन के लिए, है ना। 2 वेव फंक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या है? P बराबर किसके बेटा? बीटा गामा के मान लिया हमने, ठीक। और U स्टार P V dx को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। P की वैल्यू रख दी बीटा गामा, और U स्टार के साथ बीटा को लिख दिया, गामा V को अलग कर दिया, ठीक है ना। अब बताइए हर्मिशियन ऑपरेटर की डिफिनीशन से, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल बीटा स्टार U स्टार गामा V dx हो जाएगा ना भैया। क्या लिखेंगे आप? बाय डिफिनीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। चलो आसान है कि नहीं? चलिए अब देखिए दिस, चलिए अब देखिए, अब ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल, ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल बीटा स्टार, है ना, U स्टार गामा V dx। चलिए और फिर अगर हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हम लगा दें तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इंटीग्रल बीटा स्टार U स्टार गामा स्टार V dx। क्या लिखेंगे आप? बाय डिफिनीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, है कि नहीं भाई? पलट कर लिख दीजिए, आ गया। चलो बढ़ते रहिए दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया।
या एक काम करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए, तो गामा स्टार इधर कर दीजिए और यू स्टार बीटा इधर कर दीजिए। चलिए अब ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल हमारा हो जाएगा इंटीग्रल बीटा स्टार गामा स्टार यू स्टार वी डी एक्स के। चलिए ठीक है भैया। अब देखिए इसको फिर किसके इक्वल लिख दें हम, इंटीग्रल बी स्टार यू स्टार बीटा स्टार गामा स्टार क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पी स्टार यू स्टार वी पी स्टार यू स्टार वी डी एक्स। ठीक है, कहाँ से चले थे आप, यू स्टार पी वी डी एक्स से क्या मिल गया आपको, पी स्टार यू स्टार वी डी एक्स, है ना। और अगर ये इसके बराबर है तो मतलब क्या है, मतलब P कैसा ऑपरेटर हो गया आपका, हर्मिशियन ऑपरेटर। कल हमने आपको समझाया था कि अगर दिस बराबर दिस के है तो P कैसा ऑपरेटर होता है बेटा, हर्मिशियन ऑपरेटर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, आगे लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट P this implies that P is equal to beta gamma is Hermitian operator। छाप हो गया भैया, ठीक है भैया, आसान है, बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस यही करना है। इसमें कुछ करना है क्या, नहीं करना है। चल जल्दी करिए बेटा, अभी तुम रुक जाओ, ठीक है ना, तुम अभी रुक जाओ, ठीक है, तुम मत नोट करना अभी, क्योंकि कर पाओगे नहीं अभी, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। चल प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूफ कर देते हैं, मिटा दे इसको। चलिए लिखिए, इसमें प्रूफ नंबर 3 लिखिए, प्रूफ नंबर 3 लिखिए। लिखिए इफ या लेट P be Hermitian operator, let P be Hermitian operator, let capital P be Hermitian operator, capital P be Hermitian operator associated with two eigenfunctions, psi1 and psi2, having eigenvalues lambda 1 and lambda 2, ठीक है। फिर लिखिए पैराग्राफ करके नाउ पैराग्राफ करके नाउ स्केलर प्रोडक्ट
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी साई वन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी साई वन एंड साई टू, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी साई वन एंड साई टू इज इक्वल टू, देखिए स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम समझिएगा पहले। स्केलर प्रोडक्ट में पी साई वन और साई टू का निकालना है, तो अब ये बताइए आप पहले कौन आ रहा है, पी साई वन ना, तो इसको कहाँ रखेंगे, बाद में, कहाँ रखेंगे बेटा, बाद में। और बाद में कौन आ रहा है, साई टू, इसको कहाँ रखेंगे, पहले। और इस ब्रैकेट कौन सा लगाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं हम, स्क्वायर, सॉरी राउंड ब्रैकेट। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो कौन सा टर्म होता है, कम्यूटेटर कहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, पढ़े थे आप ना अल्फा बीटा, जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। और जब आपका राउंड ब्रैकेट होता है तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये लिखने का तरीका होता है, ये नोटेशन होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, याद है ना आपको, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, यही होता था ना। उस तरीके से ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में है तो कम्यूटेटर कहते हैं, राउंड ब्रैकेट में है तो क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साई टू कामा, अब देखिए समझिए पहले, साई वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा वन, साई टू के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा टू। तो ये बताइए आप पी साई वन बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा वन साई वन के ना, और पी साई टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ, लैम्डा टू साई टू। बेसिक इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स का है कि नहीं, हमने समझाया था आपको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए इसको, लैम्डा वन साई वन, ठीक है। और क्योंकि लैम्डा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है कोई, तो उसको हम प्रोडक्ट से कहाँ ले लेते हैं बेटा, बताओ, बाहर, साई वन साई टू कॉमा, छाप दीजिए। आसान है, बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या होगा बताइए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए क्या कर रहे हैं हम। अब साई वन मतलब ही नहीं पता है कि साई वन मतलब क्या होता है, सबका मालिक एक, तो भाई दिक्कत होगी। चलिए ठीक है भैया, चलिए आइए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए देखिए, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी साई टू, पी साई टू एंड साई वन, पी साई टू एंड साई वन, पी साई टू एंड साई वन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, बताइए किसके, पहले कौन है, पी साई टू, कहाँ लिखेंगे, बाद में कौन है, साई वन, तो उसको कहाँ लिखेंगे, पहले, तो क्या लिखेंगे, साई वन कॉमा पी साई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साई वन कॉमा लैम्डा टू साई टू, और लैम्डा टू को कहाँ ले लेंगे बेटा, बाहर, तो क्या मिलेगा, साई वन कॉमा साई। चलिए छाप दीजिए, चलिए इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिएगा। ठीक है ना। अब आइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में बराबर कर देते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, और देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा बेटा बताओ, लैम्डा वन साई 2 साई 1 बराबर किसके बेटा, लैम्डा 2 साई 1 साई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अब देखिए क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा बेटा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट आ जाएगा आपका लैम्डा 1 साई 2 साई 1 माइनस लैम्डा 2 साई 1 साई 2 इज इक्वल टू किसके बताइए, 0 के, ठीक है ना। और क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो चाहे साई 1 को पहले लिखें साई 2 को बाद में लिखें, या साई 2 को पहले लिखें साई 1 को बाद में, कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है भाई। देखिए ए डॉट बी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए के, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 साई 1 कॉमा साई 2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करे चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करे ना है। यहाँ क्या था, तो क्यों कॉमा लगा रहे थे, नोटेशन होता है, कम्यूटेटर की नोटेशन ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना, ये नोटेशन होता है ऐसे इसको लिखने का मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। चल ठीक है भैया, चल अब देखिए आप, दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है सब, ठीक है। अब देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये ब्रैकेट 0 हो या तो ये ब्रैकेट 0 हो। तो क्या ये ब्रैकेट 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने माना है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं, और अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो जाहिर सी बात है उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ले दे करके बेटा किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। और आप जानते हैं कि अगर किस दो फंक्शंस का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो फंक्शन कैसे होते हैं आपके, ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए लिख दीजिए, सिंस लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, दिस इम्प्लाइज दैट साई 1 कॉमा साई 2 इज इक्वल टू 0। छाप दीजिए। चलिए फिर लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट स्केलर प्रोडक्ट। आसान था कि नहीं था, बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को, प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम कान पकड़ लिए कि इसको हम पहले नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना मतलब चिल्लाना पड़ा शुरू में। जो चीज़ें स्मूथली पढ़ाई जा सकती थी उसको बहुत एफर्ट डालना पड़ा। हमने कान पकड़ लिया, अब ऑपरेटर पहले नहीं पढ़ाएंगे। समझ से तुम लोग आया होगा, दिक्कत नहीं हुई, कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। पर थोड़ा सा एक इस जैसे पहला चैप्टर जो श्रोडिंगर वाला था उसको अगर आप पहले पकड़ के चलते तो ये चैप्टर बहुत ही स्मूथ लगता है आप लोगों को। थोड़ा सा इसमें हिकअप्स आपको देखने को मिला होगा, जिसको झटका कहते हैं, थोड़ा सा इसमें देखने को मिला होगा आपको। उसका रीज़न है कि टर्म्स इसमें भारी भरकम यूज़ हो गए थे, है ना। जैसे आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू वर्ड आ गया, आपका वेव फंक्शन वर्ड आ गया, है ना। तो कुछ टर्म्स इसमें भारी भरकम आ गए थे, तो एक हल्का सा झटका आप लोगों को, जैसे गाड़ी हाईवे पे आप चला रहे हैं क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो स्पीड ब्रेकर टाइप का सा लगा होगा कि यार झटका लगा है कुछ, ठीक है। पर वो भी हमने मैनेज कर लिया था, एक्सीडेंट होने से हमने बचा लिया आपका, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे बताइए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, दिस इम्प्लाइज दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई 1 एंड साई 2, साई 1 एंड साई 2 इज 0। और जब दो फंक्शंस का बेटा स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है तो फंक्शंस कैसे कहलाते हैं हमारे, ऑर्थोगोनल फंक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा हमारे, ऑर्थोगोनल फंक्शन। फिर लिखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, ऐसे बनाएगा, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट साई 1 एंड साई 2, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट साई 1 एंड साई 2, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट साई 1 एंड साई 2 आर mutually orthogonal functions. Psi 1 and psi 2 are mutually orthogonal functions. ठीक है ना। तो मान के चलिए ये चैप्टर आपका क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। इसमें एक टॉपिक आपका और है, ठीक है, कम्यूटेटर ब्रैकेट, कम्यूटेटर रिलेशन, ठीक है ना। तो उसको जो है हम अभी स्टॉप कर रहे हैं। क्यों स्टॉप कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि हम श्रोडिंगर इक्वेशन पहले पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो 4-5 पेज जैसे पिछले टॉपिक में आपने छोड़ा था, वैसे इसमें भी आप 4-5 पेज क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 4-5 पेज छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, 4-5 पेज छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, मिटा दें इसको। चलिए
4-5 पेज छोड़ दीजिएगा बस। और किसी दिन संडे को सुबह सुबह आप लोग को बुला करके कम्यूटेटर रिलेशन पढ़ाएंगे। संडे को तुम लोग क्लास चलती नहीं चलती है? स्टार्ट चलता है। चलिए संडे को तुम लोग को बुलाकर किसी दिन, इस संडे नहीं, इस संडे क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है, हर संडे को ना कोई एग्ज़ाम पढ़े जा रहा है। हुआ क्या, कोविड में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं, कोविड की वजह से तो सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग थे वो अब हो रहा है, तो हर संडे को ना कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है। कभी अपना एग्ज़ाम है, कभी एग्ज़ाम लेने जाना है। तो इस संडे पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें ड्यूटी रहेगी हम लोगों की। हर संडे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम पढ़ रहा है। इससे पहले जूनियर एडिट का एग्ज़ाम था, उससे पहले आईएएस का एग्ज़ाम था, उससे पहले स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम था, उससे पहले ईपीएफओ का एग्ज़ाम था। तो हर संडे जो है लगातार एग्ज़ाम पढ़ रहा है, हर संडे। और हर संडे शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है। जो पहले मंडे होता था अब संडे हो रहा है, क्या करिएगा। चल ठीक है भैया। चल तो चैप्टर का नाम क्या डाला आपने बेटा? 4-5 पेज छोड़ देना। 4-5 पेज छोड़ने के बाद ही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और जब ये आ जाते हैं तो इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर, 30 से 35 नंबर इस एक चैप्टर से आएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। साष्टांग प्रणाम करें आप इनको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। 30 से 35 नंबर आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। बहुत सबसे लंबी यूनिट है ये, सबसे ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा मज़ा भी आपको इसी में आएगा। मज़ा दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक है, आप चलिए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है? तो अगर हम आपसे पूछे न्यूटन इक्वेशन क्या होता है, न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर बहुत आसान होता है। कितने लोगों को न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन याद है बीएससी थर्ड ईयर में आने के बाद? कितने लोगों को याद है? क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास हैं? इंटर तो पास हो गए ना यार, इंटर तो पास है ना भाई। इंटर में आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम d2x अपॉन dt स्क्वायर। एफ नेट इज इक्वल टू एम d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है आपका? ये है आपका न्यूटन का इक्वेशन, ठीक है ना। और क्या आपने कभी इस इक्वेशन को प्रूफ किया है क्या? नहीं। आप क्या करते हैं? इसको हमेशा वेरीफाई करते हैं। वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रूव नहीं करते बेटा, क्या करते हैं? हम वेरीफाई करते हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही क्वांटम मैकेनिक्स का क्या होता है बेटा? बेसिक इक्वेशन होता है। जैसे समझिए, पहले मैकेनिक्स में किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना होता है आपको, तो आप 2 अप्रोच से सॉल्व करते हैं। या तो आप ये इक्वेशन लिखते हैं, या तो फिर आप एनर्जी का अप्रोच लगाते हैं। आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो 2 अप्रोच से आप, 2 इक्वेशन से आप प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और ये दोनों इक्वेशंस को आप प्रूव नहीं कर सकते भाई। एक आपका न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन है और एक क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप वेरीफाई करते हैं, आप हमेशा वेरीफाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप हमेशा क्या वेरीफाई करते हैं, प्रूफ हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसको वेरीफाई करते हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में करते क्या हैं हम? क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बेसिक अंतर हमने आपको बताया था? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? वेव नेचर अलग, पार्टिकल नेचर अलग। पर क्वांटम मैकेनिक्स में उन दोनों को एक साथ एसोसिएट करके क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होगा उसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एक साथ एक इक्वेशन में क्या किया जाएगा? रखा जाएगा, ठीक है। तो वेव नेचर से एसोसिएटेड पैरामीटर वेरिएबल क्या है आपके पास? वो है आपका बेटा सबका मालिक एक साई, है ना भाई। वेव नेचर से एसोसिएटेड पैरामीटर क्या आपके पास है? साई है। और पार्टिकल नेचर से एसोसिएटेड पैरामीटर क्या होता है? तो उसको बेटा हम कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? बताओ, एनर्जी, ठीक है ना। और
एनर्जी और साई को जब एक साथ इक्वेशन में रख देते हैं वही क्या कहलाता है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना। इससे पहले साई और ई को कभी एक साथ आप नहीं देखे होंगे क्योंकि आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे। यहाँ पर साई और ई को हम एक साथ एक इक्वेशन में रखेंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना। पर समझिए आप करेंगे कैसे प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम इसको प्रूफ तो कर नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समझिए आप करेंगे क्या, अप्रोच क्या होगा, ये आपको समझाते हैं। पहले अप्रोच क्या होगा इसमें, देखिए अप्रोच क्या होगा समझिए। अगर हम आपसे कहें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा। एक इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, सिंपल हार्मोनिक ऑफ मोशन का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का। ठीक। अब अगर हम आपसे कहें इसका सोल्यूशन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा बताइए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए 10-15 दिन ना ऐसे ही आप लिखेंगे कम समझेंगे ज़्यादा। इसका सोल्यूशन क्या होगा बताइए, हम बता रहे सोल्यूशन क्या होगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, या का मतलब क्या, और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा। ये कभी समझाया नहीं समझा आप लोगों को, ये कभी समझाया नहीं समझाया कभी। ये दोनों एक साथ सोल्यूशन नहीं हो सकते, मतलब एंड नहीं लगाएंगे आप, एंड आप नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, और। एंड क्यों नहीं लगाएंगे, उसका रीज़न है। क्या ये रीज़न आपको पता है कि एंड क्यों लगाएंगे इसमें, प्रतिभा बताओ। लता जी बताइए जी, क्योंकि हमने बताया है क्लास में, हम जरूर बताते हैं इस चीज़ को कि एंड इसके बीच में क्यों नहीं लगेगा, और क्यों लगेगा, सोचिए। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक और सोल्यूशन लिखते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और 3 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं 1, 2 और 3। आप ये बताइए इन तीनों में से इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे पता करेंगे आप, कैसे पता करेंगे आप, सोल्यूशन बताइए। क्या चौथा ऑप्शन हम बता रहे हैं HNP, मतलब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन है। ठीक है, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ही वाला होगा, भी ले दे करके भी चौथे पर ही आप आ जाएंगे। हाँ, तीनों हो सकता है, पर होगा कौन, ये हम समझाएंगे किस दिन क्लास में। तीनों हो सकता है, तीनों में से होगा कौन, पर तीनों में से होगा कौन। अच्छा जो लोग नए वो लोग करें जरा। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, हम आपको बता रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। फर्दर डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, d2y बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन तो नहीं आ रहा है ना भैया। y को करेंगे, a तो a ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कहाँ गया बेटा, बाहर, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा और बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और ए साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल है ना। ए साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो क्या मिल गया बताइए आपको, क्या मिल गया आपको, d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। पहुंच गया ना आप यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीके से जरा इसको और इसको वेरीफाई करिए, इन दोनों को, तीनों को वेरीफाई करिए, कॉपी में करिए, रफ में कहीं करिए, देखिए क्या मिल रहा सोल्यूशन। ये समझाएंगे समझाएंगे किसी दिन क्लास में, समझाए होंगे, लग रहा है बहुत लोग नहीं थे तब क्लास में, तुम थी शायद, पहली दूसरी क्लास समझाते इसको, तब कहाँ याद होगा।
वो तो वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो गई। वंस अपॉन अ टाइम जब सर कोविड का टाइम था, मास्क पहन के हम लोग आते थे, सैनिटाइजर हाथों पे लगाते थे। तब कोरोना हुआ सर अभी थी। करिए देखिए, दूसरा और तीसरा करिए, वेरीफाई करिए दूसरा और तीसरा। अब डिफ्रेंशिएशन भाई आना चाहिए थर्ड ईयर में। अब ये मत कहिएगा सर डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है, तब इसका मतलब भैया फिर जयराम जी की, फिर थर्ड ईयर में आप गाना गाएंगे, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, क्योंकि निकल तो पाएंगे नहीं भाई। दूसरा वेरीफाई हो गया, दूसरा भी सोल्यूशन है। जरा तीसरा देखिए, वो तो तुमको याद ही होगा ना लायक, तो पहले दूसरी क्लास में थी तो। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा वेरीफाई करिए। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। करिए, वेरीफाई करिए। हुआ बेटा? तीसरा वेरीफाई हो गया? तीसरा कितने लोगों से वेरीफाई हो गया? 1 2। प्रतिभा तुम्हारा हुआ तीसरा? स्टेटस लगाने फुर्सत मिले तब ना, नालायक। दिन भर खाली स्टेटस लगाना है इनको। तुम्हारा जी? तुम्हारा हुआ जी? तीसरा वेरीफाई, तीसरा वेरीफाई करिए। हो गया तीसरा वेरीफाई? तीसरा भी वेरीफाई होगा, मतलब क्या? तीसरे से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं ना भैया? बताओ जी, पहुँच गए बेटा? तीसरे से पहुँच गए ना यहाँ तक? तब कौन सोल्यूशन है? पहला एक, दूसरा एक, तीसरा है कि सब सोल्यूशन है, सब मुँह माया है। छोड़ दिए सर, चलिए घर चलिए, छोड़िए, एक दिन तो मरना ही है, पढ़ लिख क्या करना है जब एक दिन मरना है? क्या होगा सोल्यूशन बताइए, क्या होगा जी हीरो? तीनों है तो लिखते तो एक ही हो। तीनों याद किए थे कि एक याद किए थे? एक ही ना याद किए थे, वाइस गुलेशन ओमेगा टी। क्यों करते हैं फिजिक्स में दोनों? चलिए देखिए, समझिए पहले। मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व, जैसे ही करिए, मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा, ये सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पर फिजिकली अगर आप प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे तो आपको या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। बात समझ आ रहा ना? मैथमेटिकली अगर आपने वेरीफाई किया है तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वेरीफाई हुआ भाई। बेसिक डिफरेंशिएशन लगा दिया आपने और डिफरेंशिएट का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, खुश हो गए आप। यही आप करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, खुश हो जाते हैं आप, लगता है कि स्वर्ग मिल गया। पर फिजिकली जब आप प्रॉब्लम के एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये आपको हम समझाते हैं। ये आपको दोनों एक साथ पॉसिबल क्यों नहीं सकता है, ये सब समझना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि श्रोडिंगर क्या है बेटा? वेव इक्वेशन है ना, तो ऑसिलेशन वेव, ये सब समझना आपको, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन निकालने में, समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? क्योंकि अप्रोच देखिए उल्टा रहेगा हमारा। यहाँ पे अप्रोच क्या था? अप्रोच बेटा ये था, आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किए हैं, आप सॉल्यूशन से कहाँ गए? इक्वेशन की तरफ गए हैं। वही अप्रोच हमारा यहाँ पर होगा, हम सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे? इक्वेशन की तरफ जाएंगे। क्योंकि भैया देखिए, इक्वेशन हम प्रूव नहीं कर सकते,
वेरीफाई करना है तो यहाँ पर भी हमने आपको वेरिफिकेशन ही करा है। हमने आपसे क्या कहा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया और कहा कि वेरीफाई करिए कि ये तीनों इससे सोल्यूशन है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या था, सोल्यूशन से कहाँ जाइए, इक्वेशन की तरफ। इससे पहले आप उल्टा चलते थे मैथ्स में आप क्या करते हैं, इक्वेशन से कहाँ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ। पर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, सोल्यूशन से कहाँ जाएंगे, इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ जाना है, इक्वेशन की तरफ जाना है। तो अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमने आपसे कहा आपने मैथमेटिकली वेरीफाई कर लिया कि 1, 2 और 3 तीनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या बेटा, सोल्यूशन है। पर फिजिकली इन तीनों में से, या ये तो होगा ही नहीं, फिजिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं, इन दो में से कोई एक पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा, आइए आपको हम बताते हैं, कैसे पॉसिबल होगा। देखिए मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक। तो लैब में सिंपल पेंडुलम आपका रहता है, इसको सरल लोलक कहते हैं। आप सबने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट इंटर में किया होगा, अगर आप बहुत गरीब कॉलेज से नहीं होंगे तो, क्योंकि गरीब से गरीब कॉलेज के पास भी एक्सपेरिमेंट होता है और बच्चे करते हैं। इसमें करते क्या है, आप जी की वैल्यू निकालते हैं, और जो साइंटिस्ट बच्चे होते हैं जिनको साइंटिस्ट बनना होता है वो जी की वैल्यू 9.8 निकाल देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जी की वैल्यू 9.8 आप नहीं निकाल सकते। कंपाउंड पेंडुलम आप फर्स्ट ईयर में करते हैं बीएससी में, तो बीएससी में टीचर पहले से स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बच्चों को पता रहता है कि यार 9.8 वैल्यू नहीं आ सकती है, या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आ सकता है। पर इंटर में क्योंकि टीचर भी साइंटिस्ट रहता है, बच्चे भी साइंटिस्ट रहते हैं, तो जी की वैल्यू कितनी निकाल देते हैं, 9.8, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अटलांटिक ओशन के बीच में कहीं जी की 9.8 आती है। अब आप भगवान विष्णु तो है नहीं कि जल में वो क्या कहते हैं, जल में क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि पानी में घुस करके आप पेंडुलम घुमा रहे हैं सही से, है ना, समझ रहे हैं आप ना। तो आप नारायण तो है नहीं, नर हैं आप, ठीक है, नर हैं या मादा हैं, तो नर और मादा जो होती हैं वो लैब में एक्सपेरिमेंट करती हैं, पानी में तो घुसेंगी नहीं, है ना। चलिए अब देखिए, तो जो लैब में आपका सिंपल पेंडुलम होता है उसमें ऑसिलेशन कैसे पॉसिबल है। आप क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम ऐसे पड़ा हुआ था, आप उसको क्या कर देंगे बेटा, डिस्टर्ब कर देंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑसिलेशन कैसे गिनेंगे आप, 1, 2, 3, 4, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, 1, 2, 3, 4, दूसरा पूरा हो गया। ये आप हैं, इससे अच्छा 8 हम नहीं बना सकते आपका, ये आप हैं, गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऑसिलेशन आप गिन रहे हैं यहाँ से। आपका कोई दोस्त आए उछलते कूदते बाद में, वो कहा हमको बताओ क्या कर रहे हो, तो वो आप कहेंगे कि ऑसिलेशन गिन रहे हैं, तो कहेगा हम भी गिनेंगे। तो कैसे, वो यहाँ से गिनना शुरू किया, वो यहाँ से गिन रहा है, कैसे गिन रहा है वो, 1, 2, 3, 4, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, 1, 2, 3, 4, दूसरा ऑसिलेशन पूरा हो गया। 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर गिन रहा है मीन पोजीशन से, इस पोजीशन को हम कहते हैं y = 0, और एक ऑब्जर्वर गिन रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, y = +a या y = -a। 2 ऑब्जर्वर हैं, 2 पोजीशन है, और दोनों से ही गिन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वही है, बस देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है, पोजीशन क्या है, अलग अलग है। एक ऑब्जर्वर काउंटिंग कर रहा है मीन पोजीशन से, एक ऑब्जर्वर काउंटिंग कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, अब जो मीन पोजीशन वाला है वो कौन सा ग्राफ बनाएगा, उसके लिए मोशन कहाँ से स्टार्ट है बेटा, उसके लिए मोशन स्टार्ट है, इधर आप t दे लीजिए, इधर y दे लीजिए, और इधर आपका +a हो गया, इधर आपका -a हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका 0 है। ठीक है ना, अब देखिए, तो जो मीन पोजीशन वाला है वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगा, बढ़ा देगा आगे। ठीक है, ये आप है, 0 से आप काउंटिंग कर रहे थे, तो आपको कौन सा ग्राफ दिखाई देगा ओरिजिन पे बैठे बैठे, साइन वाला। ठीक है, और कोई आपका दोस्त है वो यहाँ ऊपर बैठ के काउंटिंग कर रहा है, चढ़ करके ऊपर काउंटिंग कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ है, यहाँ से देखिए कौन सा ग्राफ है, ये कॉस का। कौन सा ग्राफ है, कॉस का। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन की बेसिस पे डिसाइड होता है साइन है या कॉस। और ये भी बात सही है कि आप एक ही जगह होंगे, या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। सलमान खान तो है नहीं, आपकी जुड़वा है, कि वरुण धवन क्या है नहीं जुड़वा है, एक टाइम में 2 जगह होंगे आप, है ना। तो भाई अगर कोई जुड़वा आपका नहीं है तो आप या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, एक टाइम में एक ही जगह होंगे ना।
तो सोल्यूशन आप तो या तो ये बताएंगे या तो ये बताएंगे। ये चिल्ला के कहेगा साइन साइन, ये चिल्ला के कहेगा कॉस कॉस, और तो लड़ जाएंगे फिर आपस में। और जबकि दोनों क्या है, एक ही है। मैथ्स ने डिवाइड कर दिया था साइंस और कॉस को, फिजिक्स ने यूनाइट कर दिया। देखिए मैथ डिवाइड करता है, फिजिक्स यूनाइट करता है। मैथ्स में आपको साइन अलग पढ़ाया गया, कॉस अलग पढ़ाया गया, पर फिजिक्स में देखिए दोनों एक ही मोशन के सोल्यूशन है, साइन के भी और कॉस के भी, है ना। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर ये भी आप समझ रहे हैं कि या तो ये पॉसिबल होगा या तो ये पॉसिबल होगा, मतलब या तो साइन सोल्यूशन पॉसिबल होगा या तो कॉस सोल्यूशन पॉसिबल होगा। इसीलिए कभी भी किसी किताब में दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता है, या तो साइन सोल्यूशन मिलेगा आपको या तो कॉस सोल्यूशन मिलेगा। आप देख लीजिएगा सेकेंड ईयर की मैकेनिक्स में, सेकेंड ईयर मैकेनिक्स जो आप पढ़े थे वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आया था आपका, इक्वेशन में लिखा जाता है, वहाँ पर कॉस सोल्यूशन लिखा जाता है। आप किताब उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि अभिषेक सर आपके पूछने आए थे हमसे कि ए भाई तो कॉस लिखा है, हम लोग तो साइन पढ़े थे, तो हमने उनको समझाया कि रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न ये होता है ऑब्जर्वर की पोजीशन की बेसिस पे साइन या कॉस का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों डिस्कस है। मैथमेटिकली पॉसिबल है, और मैथमेटिक्स में जब और ये भी बात सही है कि भैया जब कंप्लीट सोल्यूशन आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जो भी पॉसिबिलिटी होगी उन सबको एक साथ क्या करेंगे, आप कंबाइन करेंगे। तो जो ये सोल्यूशन होता है मैथमेटिकली वो कंप्लीट सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसका और इसका क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब तीसरे वाले सोल्यूशन में दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई हैं, पर फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिकली या तो ये होगा बेटा या तो, बात समझ आ रहा है ना। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन की बेसिस पे सोल्यूशन डिसाइड होता है, या तो साइन सोल्यूशन होगा या तो कॉस सोल्यूशन। बात समझ आ गया सबको? अब नहीं भूलेंगे ना, ऐसे ही पढ़ाइएगा बच्चों को। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या बता रहे थे हम। चलिए तो आप देखिए किया क्या आपने, समझिए पहले आपने क्या किया, आप सोल्यूशन से किसी तरफ गए, इक्वेशन की तरफ। कुछ यही अप्रोच हमारा यहां पर होगा, हम सोल्यूशन से किधर तरफ जाएंगे, इक्वेशन की तरफ। अब ये भी बात सही है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर है तो इसके सोल्यूशन में क्या मिलेगा हमको, तो इसके सोल्यूशन में हमको दो चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ हमको मिलती है साई और एक चीज़ मिलती है बेटा हमको ई, और हमारा मोटिव भी यही होगा। जब किसी प्रॉब्लम को, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके 5 से 6 प्रॉब्लम है और कोई 2 या 3 प्रॉब्लम आपके कॉपी में पेपर में छपा हुआ रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे आप, आपकी कॉपी में ऑलरेडी सॉल्व रहेगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे आप, उसी को एज इट इज क्या कर देंगे बेटा, आप लिख देंगे। तो करना क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स का, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे किया जाता है, आप साइन निकालते हैं और ई निकालते हैं। और ये भी बात सही है, किसी प्रॉब्लम में आपको ई को हाईलाइट करना होता है, किसी प्रॉब्लम में आपको साई को हाईलाइट करना होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन में आप साई और ई दोनों कैलकुलेट करेंगे, पर किसी प्रॉब्लम में साई हमारा अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, और किसी प्रॉब्लम में ई हमारा क्या करता है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है। जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वेव फंक्शन से बहुत मतलब नहीं है, वहाँ पर आपको एनर्जी के पीछे जाना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आपको एनर्जी के पीछे जाना पड़ेगा। सॉल्व आप दोनों करेंगे, साई भी निकालेंगे और ई भी निकालेंगे, पर हाईलाइट हम किसी एक को करते हैं जो अच्छा, मतलब जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, जो हमारे काम का रिजल्ट देता है। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में करेंगे क्या हम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो साई और ई के फॉर्म का होगा, है ना। और किसी प्रॉब्लम में हम कभी साई को हाईलाइट करेंगे, कभी किसको करेंगे बेटा, ई को करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसमें लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, आप लिखिए 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 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is the Schrodinger wave equation is the fundamental equation of Schrodinger wave equation is the fundamental equation of fundamental equation of quantum mechanics. Schrodinger wave equation is the fundamental equation of quantum mechanics. Schrodinger wave equation is the fundamental equation of quantum mechanics. फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। इन दिस इक्वेशन वी एसोसिएट
we associate wave function, we associate wave function ब्रैकेट में psi and energy ब्रैकेट में E, एनर्जी ब्रैकेट में कैपिटल E, ठीक है ना। फिर लिखे वेव फंक्शन shows the wave function shows the wave nature of matter, whereas energy shows the particle nature of matter, ठीक है भैया। तो वेव नेचर कौन शो करता है बेटा, साई, और पार्टिकल नेचर कौन शो करता है बेटा, एनर्जी। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए अब लिखिए देयर आर two types of Schrödinger wave equation and are as follows, ठीक है ना। दो तरह के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होते हैं बेटा हमारे, कौन कौन से होते हैं, चलिए लिखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला बेटा हमारा होता है, बहुत आसान है यार ये सब, बस देखिए भाई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर समझे रहेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, डायरेक्ट याद करने जाएंगे आप, तो फिर बेटा स्पीड ब्रेकर के साथ साथ एक्सीडेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इसलिए देखिए बहुत अभी मतलब 4-5 लेक्चर ऐसे ही बहुत ज़्यादा समझाएंगे आपको, लिखाएंगे कम, पर वो जो समझ आपकी डेवलप हो जाएगी ना, वो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। और वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स को समझिएगा, किसी इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो पहला क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से ही पूछा जाता है, क्योंकि ये सबको आता है थोड़ा बहुत। और आपको भी साल के अंत तक जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा आपका, तो क्वांटम मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर लगेगा, वो मेरी गारंटी है। आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और अभी भी इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। पढ़ेंगे अगर आप रिवीजन करेंगे तो इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं रहेगा। क्यों नहीं मानने को तैयार रहेगा, क्योंकि भैया हमने आपसे बताया था कि हम लोग क्लासिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तो क्वांटम वर्ल्ड की चीज़ें हमारे समझ के परे हैं। पर जब मैथमेटिकली आप प्रूव करेंगे तो वही मानना पड़ेगा दिमाग को कि नहीं यार पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, और यही इसकी खासियत है। चल तो दो तरह का बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। पहला होता है नंबर 1 होता है, पहला होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर। और आज के बाद से कोशिश करिएगा कोई क्लास आप मिस ना करें, क्योंकि क्लास अगर आप मिस करेंगे बेटा तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दूसरा क्या होता है बेटा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। नाम तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, बहुत भारी भरकम लग रहा होगा कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम डिपेंडेंट क्या है कि नहीं, ठीक है। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि नाम बड़े होते हैं, दर्शन क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। इसमें तो नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। जो मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो 3rd ईयर तक आप आ गए, तो उसमें शब्द आपको बड़े बड़े मिलेंगे, भारी भरकम शब्द मिलेंगे, पर आपको मायने समझना उसका।
और मायने अगर एक बार आप समझ गए तो बेटा फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके पास। व्हाट इज दिस? साई। और साई क्या है? सबका मालिक एक, है ना। ये जो साई है यही बताएगा, इसी का सिलेक्शन टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हम आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर से वही देखिए, आ गया इक्वेशन। साइड इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक और लिख रहे हैं साइड इक्वल टू 2a साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। चलिए, कितने लोग इन दोनों इक्वेशंस को पहचान रहे हैं पहले ये बताइए, और बताइए क्या अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर क्या लग रहा है आपको? पहली बात ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, किसका? पीछे नहीं पलटना है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, किसका इक्वेशन? बताइए क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं, हाँ बोलो, सही बोलो, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। एक दिन हमने समझाया था, डिटेल में समझाया था, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। और ये किसका इक्वेशन है? दूसरा वाला भी हमने समझाया था, किसका इक्वेशन है? ये भी समझाया था हमने। इसको कहते हैं हम स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं बेटा? स्टेशनरी वेव। याद है? इसका उल्टा होता है, ये प्रोग्रेसिव होती है, ये स्टेशनरी होती है। इसको प्रगामी तरंग कहते हैं, इसको अप्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी का मतलब क्यों प्रगामी है, क्यों प्रोग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव इस वजह से है ये, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन का क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, टाइम का वेरिएशन अलग है, पोजीशन का वेरिएशन अलग है। टाइम का वेरिएशन यहाँ अलग है, पोजीशन का वेरिएशन बेटा क्या यहाँ पे अलग है, तो इसलिए इसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक, इसी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट डिसाइड होता है। जब पोजीशन और टाइम का वेरिएशन एक साथ होगा तो उसको हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट, जैसे यहाँ हो रहा है। जब पोजीशन और टाइम का वेरिएशन एक साथ नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ हो रहा है। बस यही होता है। क्या समझ में आया आपको? भाई देखिए, वेव दो पैरामीटर्स पे दो वेव इक्वेशन कभी भी आप लिखेंगे उसमें दो वेरिएबल होते हैं आप, एक होता है पोजीशन और एक होता है टाइम। सारा खेल इसी का है। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम अगर एक साथ वेरी कर रहे हैं तो टाइम डिपेंडेंट, अगर एक साथ वेरी नहीं कर रहे हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट। बस यही खेल है। ठीक है ना, बस यही खेल है। एक खेल और है। खेल क्या है कि आपको साई ऐसा चूज करना पड़ेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करता हो, पूरा करता हो। जैसे यहाँ पे हमने साई लिखा। अब अगर साई आप इस टाइप का चूज किए हैं तो किसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है ये? टाइम डिपेंडेंट वाले के लिए। साई अगर आपने इस तरह से चूज किया है तो किसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है बेटा? ये टाइम इंडिपेंडेंट वाले के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ले दे करके सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? साई के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साई। जो वेव फंक्शन होता है, जो हल्के में पढ़ा के आपको टीचर उड़ा देता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में आकर के यही मेन हीरो है, यही मेन हीरो है। उस समय साइड हीरो था, अभी मेन हीरो है। जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर देखा होगा आपने, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले पार्ट में साइड हीरो था, मनोज वाजपेयी मेन हीरो था, और दूसरे पार्ट में वो मेन हीरो हो गया। बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है कि नहीं? तो मेन हीरो वो हो गया। बात समझ आ रहा है ना? तो डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर में आप थे तो साई के बहुत ध्यान आपने दिया नहीं, थर्ड ईयर में आकर के साई ही क्या है बेटा? सबका मालिक है। सबका मालिक एक, व्हाट इज दिस? साई। ठीक है ना? तो साई के और साई की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। भाई देखिए, आप क्या समझ रहे हैं? साई को आप एक मैथमेटिकल फंक्शन समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई? साइन का कर्व है, साइन आ गया, कॉस आ गया, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में ढेर सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो क्या सबको कंबाइन करके हम वेव फंक्शन लिख सकते हैं क्या? नहीं। साई की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं। जब वेव फंक्शन आप चूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे साई हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साई का जो ग्रेडियंट है वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साई स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम लिखाएंगे आगे। एक बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हम साई को, क्योंकि साई की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए।
भाई क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप वेव फंक्शन चूज करते हैं, वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो भैया वेव फंक्शन अगर यहाँ पहले से चूज करना है आपको, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सॉल्व करके निकालते आप तो जाहिर सी बात है हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता हो, पर अगर इनिशियली वेव फंक्शन आप चूज करने जा रहे हैं, आपके पास ढेर सारे फंक्शंस हैं, आपको रैंडमली उठाना है किसी फंक्शन को, रैंडमली चूज करना है और रैंडमली चूज करके आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है साई का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी टेंशन आपको लेनी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट करके सब रखा हुआ है, आपको बस वेरीफाई कर लेना है एक बार, है ना, और देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट को वो फंक्शन पूरा करता है या नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब पोजीशन का वेरिएशन अलग, टाइम का वेरिएशन अलग, और डिपेंडेंट का मतलब दोनों साथ में वेरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली हेडिंग आप डाल दीजिए, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब बच्चों तुम्हें सुना है कहानी किसकी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। चलिए समय समाप्त होने वाला है, एक लाइन बस आप लिख लीजिए, काम खत्म किया जाए। लिखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लिखिए इन ऑर्डर टू डिराइव, इसमें लिखिए इन ऑर्डर टू डिराइव। और अभी देखिए अभी 2, 3, 4, 5 लेक्चर ऐसे ही चलेगा, लिखेंगे आप कम, समझेंगे आप ज़्यादा, पर जो समझा रहे हैं हम उसको एकदम क्लियर कर रखिएगा। लिखिए इन ऑर्डर टू डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन ऑर्डर टू डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन ऑर्डर टू डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, consider the wave function of a particle, consider the wave function of a particle and is given by, consider the wave function of a particle and is given by, चलिए आइए वेव फंक्शन चूज करते हैं। अब देखिए वेव फंक्शन का सिलेक्शन किसके पास है? हमारे पास है, तो हम वो वेव फंक्शन चूज करेंगे जो थोड़ा सा इजी हो। भाई हम चूज करते हैं, आप बताइएगा इजी है कि नहीं इजी है। गिवन बाय साई आर कॉमा टी। जाहिर सी बात है कोई भी वेव फंक्शन आप चूज कर, कोई भी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में जब कोई वेव फंक्शन आप चूज करते हैं तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो पोजीशन पे और टाइम पे। ठीक है, साई आर टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा। अब बताइए आप, पोजीशन का वेरिएशन अलग है, टाइम का वेरिएशन क्या है? अलग है, तो कौन सा हो गया? टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, कौन सा टाइप हो गया बताया? टाइम इंडिपेंडेंट। और देखिए बहुत रैंडमली हमने चूज किया, पर बहुत अच्छा फंक्शन चूज किया है। क्यों? साइन और आर तो आपका पड़ा रहेगा, कोई मतलब है नहीं। एक्सपोनेंशियल से आसान कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन में होता है? नहीं होता है। और एक्सपोनेंशियल रखने का फ़ायदा क्या है? एक्सपोनेंशियल रखने का फ़ायदा ये है कि आपको पता है e टू दी पावर आई थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब क्या कि जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आप लिखते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, e टू दी पावर आई ओमेगा टी आने से कुछ नेचर आपको वैसे ही मिलेगा। भाई देखिए कॉस भी हार्मोनिक फंक्शन होता है, साइन भी क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन होता है ना। तो e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी रखने से जो सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो सोल्यूशन आप जानते हैं पहले से, साइन और कॉस का ही आपको हेर फेर पता है। आप जब ये फंक्शन सॉल्व करते हैं तो साइन और कॉस में सॉल्व करते हैं, तो अगर e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी हमने लिया है तो जाहिर सी बात है कॉस और साइन दोनों की पॉसिबिलिटी हमने क्या कर ली? डिस्कस कर ली, कंसीडर कर ली। ठीक है ना। तो वेव फंक्शन का जो सिलेक्शन, हमने क्या कहा आपसे, वेव फंक्शन का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है इसमें। और बहुत क्लियरली आपने वेव फंक्शन ऐसा चूज किया है जिसमें पोजीशन का वेरिएशन अलग है, टाइम का वेरिएशन अलग है, और जो फंक्शन इसमें है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आयलर इक्वेशन से आपको पता है कि कॉस थीटा और आई साइन थीटा के बराबर होता है। दूसरी चीज़ आपको ई के टर्म में डिफरेंशिएशन आप करते आ रहे हैं,
तो ले दे करके इससे आसान कोई फंक्शन आप चूज नहीं कर सकते। अगर आप चूज कर सकते होंगे लाइएगा, अगले साल से उससे पढ़ा देंगे हम, पर इससे आसान कोई वेव फंक्शन आप चूज नहीं कर सकते। ये सबसे आसान है। जो हमारा ग्राउंड है उसकी फुल मतलब जो भी हमारा ग्राउंड है, जो भी हमारा बेसिक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सबको क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। ठीक है, लिखिए हियर, इसको इक्वेशन बना दीजिएगा। देखिए हियर 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 साइन नॉट आर इज इक्वल टू, हियर साइन नॉट आर इज इक्वल टू component of wave function, component of wave function, component of wave function only depends on r, component of wave function only depends on r। साइन नॉट आर क्या है बेटा, वेव फंक्शन का वो कंपोनेंट है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए, सिर्फ और सिर्फ आर पे। ठीक है ना, चलिए ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा क्या कहते हैं हम, व्हाट इज ओमेगा? अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, यार तुम लोग बेइज्जती करा दोगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी लिखिए। ओमेगा क्या है, अरे नालायक हूँ, तुम लोग बेइज्जती करा दोगे, देख रहे हैं मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। आर क्या है बेटा, व्हाट इज आर? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर लगा दीजिए, वेक्टर आर लगा दे क्या? आर क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए, और टी क्या है बेटा, ठीक है, टाइम जो तुम लोग का चल रहा है खराब, ठीक है। और आई स्क्वायर क्या है, -1, आयोटा कहते हैं उसको। ठीक है भैया, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद की मुलाकात कब होगी बताइए? कल नहीं, अब कब होगी? एक हफ्ते बाद। पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, फिर यहीं से कहानी शुरुआत होगी। ठीक है ना, इस कहानी को अभी ख़त्म नहीं किया है, कहानी अभी तो कहानी शुरू हुई है, और अभी मजा आएगा।